Experience the care of Narayana Health. Sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa. हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ एपिसोड नंबर 19। पिछली 18 एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कुछ आपकी बेसिक हेल्थ केयर रिलेटेड क्वेरीज को हमने अपने डॉक्टरों के साथ कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आंसर किया और इस जो हमारी ये कोशिश थी, इससे एक बेटर हेल्थ की तरफ एक जर्नी हमारी शुरू हुई। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो है अस्थमा या जिसको हम दमा भी कहते हैं। और इस बारे में हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नितिन राठी, जो सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी हैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में। वेलकम डॉक्टर राठी टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अस्थमा का, और आप इसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आपको हम ये कुछ सवाल पूछें, आप प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। Thank you, sir, for inviting me. I am graduate from Meerut Medical College, and I am postgraduate from the National Institute of Tuberculosis Respiratory Diseases. I am practicing pulmonology since last 18 years, and I am feeling fortunate to join you since last 2 years. डॉक्टर साहब 18 साल से पल्मोनोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, ये जो अस्थमा की बीमारी है जिसको हम दमा कहते हैं, इसके बारे में दिमाग में कई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में। तो आप बताइए पहली बात तो कि अस्थमा होता क्या है, और हमें कई बार ज़िंदगी में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती हैं, कभी कुछ बीमार हो जाता है कुछ, लेकिन अस्थमा में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी से कैसे डिफरेंट हैं, और अस्थमा के क्या टिपिकल सिम्टम्स होते हैं? अस्थमा जो है वो लंग्स की एक एलर्जिक कंडीशन है, जिसमें किसी भी कारण से हमारे सांस की नलियों में इन्फ्लेमेशन होता है और सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। सांस की नलियों में सूजन आने के कारण सांस की नलियाँ थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, और जिसमें हमारे को सांस लेने में दिक्कत होती है, नॉर्मल हवा के आने जाने में दिक्कत होती है। तो जब सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं तो हमको खांसी आती है और सांस फूलता है, और एक्सट्रीम कंडीशन में हमारे को सांस की नलियों से सीटी की आवाज़ आती है। तो कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जब भी सीज़न चेंज होता है, या मैं कुछ स्पेशल खाता हूँ, या कुछ धूल में जाता हूँ, मिट्टी में आता हूँ, तो मुझे कुछ चेस्ट कंजेशन सा लगता है, चेस्ट टाइटनेस सा लगता है, और ये रिपीटेड सिम्टम होते हैं। जब पेशेंट को रिपीटेड सिम्टम्स हों, खांसी आए, सांस फूले, तो हमको अस्थमा के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, कि मैंने तो बचपन से सुना है कि अस्थमा या दमा, लगभग हमें एक ही चीज़ पता थी कि अस्थमा है या नहीं है, लेकिन क्या अस्थमा के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, कुछ अलग अलग वेरिएंट होते हैं? तो अगर होते हैं तो उनमें क्या क्या अलग अलग बातें होती हैं, और अस्थमा के कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं? अस्थमा एक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एलर्जिक कंडीशन है, तो ये बहुत ही एक वाइड स्पेक्ट्रम के साथ हमारे पास आती हैं। यदि हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो अस्थमा के 4 या 5 प्रकार होते हैं। एक है एलर्जिक अस्थमा, जिसमें हमें किसी नोन चीज़ से हमको पता होती है कि एलर्जी है, जैसे मौसम बदलने से, पॉलन ग्रेन से, धूल से, मिट्टी से, कॉकरोच से, माइट से, तो हम उसको एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। एक होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा, ये जेनेटिक अस्थमा होता है, और ये उम्र के लेट पड़ाव पे चालू होता है, यूजुअली 40 और 45 साल के बाद जिसका जेनेटिक डिस्पोजिशन आता है, और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कुछ अस्थमा हमारे काम से भी जुड़े होते हैं, जिसे हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, पेट्रोलियम में काम करते हैं, ऑयल फैक्ट्री में काम करते हैं, या परफ्यूम फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनको ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है। जब वो पेशेंट अपने काम से दूर जाते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। कुछ एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा भी होता है कि पेशेंट ऑल टुगेदर नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो एक्सरसाइजेस करता है, स्पेशली कार्डियक एक्सरसाइजेस, तो उसके साथ ये अस्थमा जैसे सिम्टम्स आते हैं। और एक कारण होता है ड्रग इंड्यूस अस्थमा, जिसका मोस्ट कॉमन कारण होता है एस्पिरिन। जब पेशेंट कुछ ड्रग्स लेता है, जैसे एस्पिरिन, कुछ कार्डियक पेशेंट्स होते रहते हैं, तो जब वो दवा लेते हैं तब उनको इस तरीके के सांस फूलने की दिक्कत होती है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमको डिटेल में हिस्ट्री लेनी होती है, और हमें उसका टाइप को डिसाइड करना पड़ता है, जिससे कि हम उसको करंट डायग्नोसिस दें और उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ।
डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई। इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में मैं थोड़ा आगे ज़रूर बात करूंगा आपसे। जी सर। अब मुझे ये बताइए, ये तो हो गए सिम्टम्स कि कोई पेशेंट आपके पास आया कि मुझे सीटी लग रही है, आती है, या कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, वो आप तक आया। फिर कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं जो आप करते हो, क्लिनिकल टेस्ट, जिससे आपको आगे पता चले या कंफर्मेशन हो कि अस्थमा है। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो ज़्यादातर आप अस्थमा पेशेंट्स को कराते हो? जी सर, जैसे मैंने आपको बताया कि अस्थमा के कई प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले है पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री। हमको पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री, पेशेंट के साथ 2 मिनट बैठना होगा और तसल्ली से उसका डे आउट के बारे में बात करना होगा, उसकी दिनचर्या कैसी है। क्योंकि कुछ कारण, जैसे मैंने आपको बताया, धूल है, मिट्टी है, परफ्यूम है, तो अस्थमा एलर्जिक कंडीशन है। यदि हम उन कारणों को ही पहचान लेंगे और उन कारणों से ही दूर रहने लगेंगे तो अस्थमा हमारा बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हिस्ट्री, पेशेंट को क्या काम करता है, कहाँ रहता है, क्या उनका डे आउट है। और फिर होता है उसका रूटीन इन्वेस्टिगेशन कि ये अस्थमा ही है या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, जिसमें हम कुछ ब्लड टेस्ट जैसे CBC, सीरम, IG लेवल और एक्सरे करते हैं। अमूमन था अस्थमा में ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। अब इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है। उसमें एक मशीन के अंदर हमको फूंक मारनी होती है, लंबा सांस लेना होता है, और उसके बाद हम कुछ ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन होता है, उसको देने के बाद फिर से हम फूंक मारनी होती है। यदि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि आपका FEV1 यदि 200 ml से ज़्यादा है या 12% है तो वो अस्थमा का क्राइटेरिया पूरा करता है। और इस PFT से ही हमको डिसीजन लेना भी होता है कि अस्थमा है या दमा। एक अस्थमा और दमा को हम नॉर्मल एक ही चीज़ मानते हैं, पर अस्थमा है जो एलर्जिक कंडीशन के कारण होता है, दमा इज़ कॉल्ड COPD जो स्मोकिंग के कारण होता है, और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से ये दोनों मिलती जुलती बीमारियों की डायग्नोसिस भी बनती है और ट्रीटमेंट भी डिसाइड होता है। अब भाइयों बहनों, आपने डॉक्टर साहब ने पहले तो अस्थमा और दमा के बारे में बता ही दिया कि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब ने अस्थमा के प्रकार भी बताए और डॉक्टर साहब ने कुछ सिम्टम्स भी बताए। हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अगर आपको डॉक्टर नितिन राठी से अपॉइंटमेंट लेनी है, वीडियो कंसल्टेशन करना है या उनको मिलना है, सो www.narayanahealth.org पे जाएं और डॉक्टर नितिन से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और जो एक QR कोड आपके स्क्रीन पे इस समय नज़र आ रहा है उसको डाउनलोड कीजिए, NH केयर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से भी आप डॉक्टर नितिन राठी से बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अस्थमा के प्रकार बता दिए, सिम्टम्स बता दिए, अब थोड़े क्योर के तरफ चलते हैं। क्योर मतलब क्या किया जा सकता है? लेट अस से अब अस्थमा डिटेक्ट हो गया, आप कंफर्म्ड हैं कि अस्थमा है। पहली बात तो आपने कही कुछ ऐसी कंडीशंस को निकाल दें जिससे अस्थमा हो रहा है, वो आपने बताया। तो वो तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपको दवाइयाँ खानी ना पड़ें, लेकिन अगर दवाइयाँ खानी पड़ें तो फिर किस तरह की ट्रीटमेंट होती है पेशेंट की, और क्या आप करते हैं ताकि पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सके? इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगा, बचपन से हमने कई बार सुना है कि दमा दम के साथ जाता है या ऐसी कहावतें, तो क्या अस्थमा का कोई क्योर है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर एक पेशेंट क्या करे? अच्छा, एक्चुअली अस्थमा के बारे में मेरा अपना एक डिक्टम है जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि टू क्योर अस्थमा, टू नो योरसेल्फ। पहले आप अपने आप को जानो, आपको किस चीज़ से एलर्जी है। सबसे पहले ही हमने बात की एलर्जिक अस्थमा, तो हमें किस चीज़ से एलर्जी है। यदि हमें जिस चीज़ से एलर्जी हम उससे ही हट जाएंगे तो हम अस्थमा को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें बेसिकली जो पैथोलॉजी होती है कि सांस की नलियों में सूजन आती है, तो 2 तरह की मेडिसिन आती हैं। एक ब्रोंकोडायलेटर्स बोलते हैं जो सांस की नलियों को खोलती हैं, और एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन आती हैं जो सांस की नलियों को सूजन कम करती हैं। इसमें बेसिकली जो रोल होता है वो इनहेलेशनल थेरेपी का ज़्यादा रोल है। हम इनहेलर्स लेते हैं या नेबुलाइज़र करते हैं। टैबलेट्स का रोल बाद में आता है। हिंदुस्तान में इनहेलर लेने को एक मिथ समझा जाता है, लेकिन जैसे हम आँख की दवाई डायरेक्ट आँख में डालते हैं, कान में डालते हैं, तो हम सांस की दवाई को डायरेक्ट सांस में डालेंगे तो हमें साइड इफ़ेक्ट कम आएंगे, और इनहेलर हम कितने भी साल तक लेते रहेंगे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। तो हमें डायग्नोज करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, जिन कारणों से हमें एलर्जी है उस कारणों से दूर रहना है। और यदि आपके फिजिशियन कहते हैं कि आपको इनहेलर और नेबुलाइजेशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो समय समय पे उनसे मिलते रहना है और अपने ट्रीटमेंट को उस अकॉर्डिंग से कंटिन्यू करते रहना है। और सर, जो आपका लास्ट सवाल दमा दम के साथ जाता है,
बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते, लेकिन आजकल का जो ज़माना है उसमें इतनी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, यदि हम उसको फॉलो करें तो हम अपना जीवन बिल्कुल स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं। बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटियाँ हैं जिनको अस्थमा है, पर वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ करती हैं और नॉर्मल जीवन व्यतीत करती हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो नेबुलाइज़र होता है, हम कई बार पिक्चरों में भी देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, लोग उसको लेके करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप आँख में तो दवाई डालते ही हैं, और ये एक नॉर्मल तरीका है कि दवाई आप डायरेक्टली फिर अपने फेफड़ों में या ब्रीदिंग सिस्टम में डाल रहे हैं। मैं प्रिवेंशन की तरफ थोड़ा आता हूँ। कुछ तो आपने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ों को ही अलग कर दीजिए जिससे आपको रिएक्शन हो रहा है या एलर्जी हो रही है, और कोई ऐसे तरीके हैं जिससे प्रिवेंशन हो सकती है अस्थमा की तरफ, और कुछ ऐसे रेगुलर हेल्थ चेकअप्स आप रिकमेंड करते हैं जैसे लोग कराते रहे हैं कि इनिशियल जब सिम्टम्स अगर आने शुरू हुए तो तभी पकड़ी जाए बीमारी, और लगातार ये देखते आ रहे हैं कि कुछ अस्थमा का ट्रीटमेंट एक जैसा ही रहा है कई सालों से, तो कुछ और एडवांसमेंट्स हुई हैं टेक्नोलॉजी में, कुछ और बढ़ोतरी हुई है अस्थमा के ट्रीटमेंट में? अस्थमा को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो है हेल्दी लाइफस्टाइल, समय पे उठना, समय पे सोना, खूब सारा पानी पीना और खूब सारा एंटीऑक्सीडेंट फल और हरी सब्जियों के रूप में लेना। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग रोकनी है, अल्कोहल लेते हैं अल्कोहल रोकना है, और रेगुलर एक्सरसाइज पे और प्राणायाम पे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ, या आप शंख बजाना जैसा या गुब्बारे फैलाना जैसा एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए कोविड का ज़माना है, हम सब ने देखा कि कोविड में बचाने में कोविड वैक्सीन का बहुत रोल है, तो इसलिए अस्थमा का एक कॉजेटिव एजेंट होते हैं वायरल इन्फेक्शंस। तो यदि हम हर साल सीजन आने पे फ्लू का इंजेक्शन लें तो वो भी एक प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा उपाय है। रही बात नए ट्रीटमेंट, तो इनहेलर्स वगैरह तो हैं, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट अब आ रहे हैं जिसमें है ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। जो सीवियर रेजिस्टेंट अस्थमा के पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसमें एक ब्रोंकोस्कोपिक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम एयरवेज को परमानेंटली डायलेट कर देते हैं और हमें अस्थमा के ट्रीटमेंट में आराम मिलता है। और कुछ चीज़ें जैसे कैंसर में और हाइपरटेंशन में, कार्डियक डिसीज़ में डेवलप हो रही है, तो हमारे अस्थमा के क्षेत्र में भी मॉलिकुलर थेरेपीज़ आ रही हैं। हम ये देखते हैं कि जीन सीक्वेंसिंग करते हैं कि अस्थमा किस तरीके का है, ये न्यूट्रोफिलिक अस्थमा है, यूसिनोफिलिक अस्थमा है या मिक्स अस्थमा है। उसके लिए कुछ दवाइयाँ, ओमेलीजुबाब, मेपेलीजुमाब, बर्नेलीजुमाब और बहुत तरीके की दवाइयाँ हैं। तो अब अस्थमा के साथ हमारे जीवन का अंत नहीं है। यदि हमने ठाना है कि हमें स्वस्थ रहना है तो अस्थमा का पूरा इलाज संभव है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने एक ऐसी बीमारी जिसके ऊपर काफ़ी मिथ्स हैं सोसाइटी में, उनके बारे में बहुत सिंपल तरीके से बताया। आपने कुछ एक्सरसाइजेज बताई, आपने ये भी बताया कि अस्थमा के कई ऐसे प्रकार हैं जो अगर आप उस चीज़ को अलग कर देंगे तो उससे भी और आ जाएगा, उससे भी ठीक हो जाएगी अस्थमा। और आपने ये बहुत जो अच्छी बात लगी मुझे कि अस्थमा का मतलब नहीं है कि ज़िंदगी में आपकी कोई बदलाव आ जाएगा। अगर आप ठीक तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे, तो इसके ऊपर आराम से आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं अस्थमा के साथ साथ ही। डॉक्टर साहब, ये सब बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रोग्राम में आए और जो सिंपल तरीके से आपने जो हमारे सुनने वालों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत हमारा शुक्रिया। दोस्तों, आपने डॉक्टर नितिन राठी को आज सुना, अस्थमा के बारे में आज उन्होंने बात की, और मुझे यकीन है कि इनके जो सिंपल तरीके से बताना इन्होंने जो आज किया, उससे कई आपकी जो सवाल हैं उनके आंसर्स मिले होंगे। डॉक्टर नितिन राठी से अगर आप बात करना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें, वीडियो कंसल्ट करना चाहें, तो www.narayanahealth.org पे जाएं, इनसे अपॉइंटमेंट लें, या हमारा जो QR कोड इस समय आपके स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है, NH केयर ऐप डाउनलोड करें और उसके थ्रू भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। याद रखिए, हमारा ये जो इनिशिएटिव था, ये प्रिवेंशन की तरफ था, ये एक गुड हेल्थ की तरफ था। और जब भी आप ये एपिसोड देखते हैं, इसको शेयर कीजिए, बाकी लोगों को ये जो जानकारी आप प्राप्त करते हैं उसको बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक अच्छी हेल्थ की तरफ अग्रसर हो सकें। अगली एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे और डॉक्टर नितिन राठी की तरफ से एक नमस्ते आपको।
Experience the care of Narayana Health.